जम्मू कश्मीर नाव में एक बार फिर से आप सब दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान। हंदवाड़ा में आतंकियों से संघर्ष करते हुए आतंकियों का सफाया करने की प्रक्रिया में भारतीय सेना के 5 जांबाज शहीद हो गए हैं। कर्तव्य के पथ पर, कर्तव्य की बलिवेदी पर उनका बलिदान हो गया है, जिनमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। सबसे पहले कर्तव्य के मार्ग पर अपने प्राणों की बलि देने वाले इन योद्धाओं को हम सब जम्मू कश्मीर नाव की ओर से, जेके नाव की ओर से नमन करते हैं। हंदवाड़ा के इस एनकाउंटर को लेकर ढेर सारे सवाल हम सब के मनों में होंगे। इस एनकाउंटर और उसमें हुए बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने और इस एनकाउंटर की पृष्ठभूमि को समझने, जम्मू कश्मीर के हालिया घटनाक्रम, घाटी में आतंकियों के साथ खासतौर पर संग्राम के, सेना के हालिया संघर्ष पर चर्चा करने के लिए हमने एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को आज इस बातचीत में, इस सत्र के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच साहब। कटोच साहब, इस विमर्श में, इस चर्चा में आपका स्वागत है। कटोच साहब, आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा? बहुत अच्छी तरह से। कटोच साहब, आपका सेना में एक लंबा कार्यानुभव है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को आप बहुत कायदे से समझते हैं। जिस घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए और जिसके कारण से हम और आप इस विशेष कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, उसको लेकर जो आपके पास फीडबैक है, जो सूचनाएं हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार उनको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, इस घटना में क्या हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिली थी जी कि टेररिस्ट ने कुछ सिविलियंस को बंदे बना रखा था, कि होस्टेज सिचुएशन सी हो गई थी जी। ये इंफॉर्मेशन एक हमारे पुलिस कर्मचारी ने दी थी और कमांडिंग ऑफिसर साहब को ये इंफॉर्मेशन मिली। मुझे लगता है कि उनकी समय की कमी थी, तो सीओ साहब ने, जो उनके पास उस समय पर उन्होंने टीम खड़ी की, वो 4 लोग उनके पास थे और ये पुलिस कर्मचारी इंस्पेक्टर साहब भी थे। ये मौके पर, ये जिस स्थान पर यह घटना हुई है, ये मौके पर वहां पर चले गए। और भी जवान होंगे, लेकिन उस टेररिस्ट स्थान पर जहां पर बताया जा रहा था कि हॉस्टेज सिचुएशन है, ये 5 लोगों की टीम, सीओ साहब थे, उनके साथ एक मेजर साहब थे, मेजर अनुज, और 2 जवान थे और एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो ये सब जब उस घटना स्थान पर चले गए, उस हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, तब जाके इनकी गोलाबारी और फायरिंग शुरू हो गई। अल्टीमेटली ये इनकाउंटर चलता रहा, हॉस्टेज तो रिलीज हो गए, लेकिन इस इनकाउंटर में मुझे लगता है कि इस प्रकार से इनको फंसाया गया था कि वो वहां से निकल नहीं सके। और 2 टेररिस्ट जो थे उधर, जिन्होंने इनके ऊपर फायर किया, वो तो खैर मार गिराए, लेकिन इनको भी अपनी जान गंवाना पड़ी। ये, जैसे आपने कहा, ये शहीद हो गए। देश के हित में इन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए दे दी, कुर्बानी कर दी। बंधक अभी इसमें से कुछ बातें अभी इसमें ये आती हैं। कुछ लोग पूछते हैं, देखिए, कि एक कर्नल साहब को आगे जाने की जरूरत क्या थी? कमांडिंग ऑफिसर हैं वो। जी। ये फौज की बहुत पहले की परंपरा है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले से ये परंपरा आ रही है कि ऑफिसर्स हमेशा लीडरशिप रोल में रहते हैं और वो आगे खुद जाते हैं। आमतौर पर ये यंग ऑफिसर्स के कंधे पर ये ड्यूटी दी जाती है, लेकिन कभी कभी स्थिति जब अगर इस प्रकार की पड़ जाती है कि उस समय पर अगर कोई ना मिला हो, तो कमांडिंग ऑफिसर खुद चला जाता है। पहले भी हमने देखा है, पहले भी कमांडिंग ऑफिसर जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूं भारतीय सेना की सबसे ज्यादा ताकत है। ये जो लीडरशिप की बात जब हम करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स फ्रंटलाइन लीडरशिप हमेशा पहले से दिखाते जा रहे हैं और आज तक ये स्थिति कायम है।
ये मैं समझता हूं हमारी हमारी सेना की एक बहुत बड़ी ताकत है और इन सबको हम सलाम करते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ कर्नल साहब की बात नहीं है, कभी कभी ब्रिगेडियर्स या मेजर जनरल्स भी आगे गए हैं। तो जो जब भी जरूरत पड़ती है ऑफिसर्स को, अगर हमने देखा है युद्ध के दौरान हो, काउंटर टेररिज्म के दौरान हो या किसी भी हालत में हो, ऑफिसर्स हमेशा लीडरशिप रोल में रहते हैं और जितनी रिस्क जवान को होती है उतनी रिस्क को खुद अपने सर पर लेते हैं। ये जिसको बोलते हैं फॉलो मी लीडरशिप है कि देखिए मैं आगे हूं, आप हमारे साथ चलिए। और एक मोटिवेशन के तौर पर मैं समझता हूं एक ये बहुत जरूरी है और इसलिए कर्नल साहब को हम सल्यूट करते हैं। और उन्होंने पहले से ही बहुत बहादुर थे ये। उन्होंने एक सेना मेडल जीता था बहादुरी के लिए, उसके बाद दोबारा उन्होंने सेना मेडल जीता बहादुरी के लिए। ये सेना मेडल विद बार के विजेता है और अब जाके जब इनको ये तीसरा मौका आया, बहुत दुख की बात, एक भारतीय सेना के ऑफिसर है, जिस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग थी, जिन प्रकार का उनका मोटिवेशन था, ये उन्होंने पूरे तौर करके दिखाया। उन्होंने भी, मेजर अनुज ने भी। और को प्राप्त हुई थी उसके अनुसार नागरिकों को, बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करते कि और उनके पास अमला होगा, उसको वो वहां भेजेंगे। मौके की पुकार को समझते हुए भारतीय सेना की परंपराओं का निर्वहन करते हुए स्वयं मौके का एक चित्र ये है। एक चित्र हमारे बहुत सारे मित्र जो इस समय लाइव देख रहे हैं, वो उनके पास जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये तो ट्रैप था, वास्तव में कोई बंधक सिचुएशन नहीं थी। आतंकियों ने एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि ये हमारे अधिकारी निशाने पर थे, इन हमारे अधिकारियों ने आतंकियों को की नाक में पिछले कुछ समय से दम किया हुआ था, इसलिए इनको योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप किया गया। ऐसी भी कुछ इनपुट्स हैं क्या जनरल साहब? देखिए, जो सच्चाई है वो तो आगे निकली जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आपने ये जिक्र किया है, मुझे भी शक पड़ता है कि ये एक तरफ से ये ट्रैप थी जी। देखिए, आप 1 जनवरी से लेके आज तक की हालात देखें तो 50 से ज्यादा, तकरीबन मेरे ख्याल से 55 या 60 उग्रवादी अभी तक बाहर गिराए हैं जी। ये एक बहुत हैवी टोटल है। और उग्रवादियों को ये अभी खबर में भी ये आया था कि जब भी कोई नया उग्रवादी बंदूक उठाता है तो उसकी जिंदगी तकरीबन 1 महीना या उससे भी कम है, वो ज्यादा देर जी नहीं सकता है। उनके घरों में भी, उनके माता पिताओं को भी ये मालूम है कि अगर हमारा लड़का बंदूक उठाएगा वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। जी जी। तो वो 1 महीने के खत्म हो जाएगा। तो अभी जाके देखिए, उन्होंने सोचा होगा कि अभी क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है ये पक्की षड्यंत्र होगी और इसमें इस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र खेली है कि जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो भी धोखे में रह गए। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी यहां पर शहीद हुए। जी, तो जहां जिस पुलिसकर्मी के मार्फत ये इंटेलिजेंस आ रही थी वो भी उस ऑपरेशन का हिस्सा है और वो भी वहां उसका भी बलिदान हुआ है। तो ये मुझे लगता है इतनी गहरी साजिश उन्होंने बनाई थी। ये जो 2 टेररिस्ट वहां पर हमने मार कराए, ये तो सिर्फ पॉइंट्स थे। ये जैसे चेस अगर शतरंज खेलते हैं तो ये तो सिर्फ पैदा थे। ये इनके पीछे किसका हाथ है ये मैं समझता हूं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वाले ऑपरेशन में मुझे लग रहा है इस प्रकार के षड्यंत्र अब शुरू हो जाएंगे। सामने जाकर इन उग्रवादियों की ताकत खत्म हो चुकी है। जिस प्रकार से वो कार्रवाई करना चाहते हैं उनके पास वो ताकत नहीं है। पाकिस्तान से जिस प्रकार से पहले सपोर्ट मिलता था 370 हटने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, वो उनके लिंक्स टूट गए हैं। अभी पाकिस्तान भी घबरा गया है। जो इनके अंदर के सपोर्टर्स हैं, हुर्रियत के सपोर्टर्स हैं, वो घबरा गए हैं। मुझे लगता है कि अब जाके ये अपनी नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक षड्यंत्र ये है कि वो सिविलियंस को आगे हॉस्टेज बनाएंगे। और जब आप सिविलियंस को रेस्क्यू करने जाएंगे, क्योंकि वो हमारा फर्ज बनता है, हमारे देशवासी है, वो सिविलियन को रेस्क्यू करो, तब जाके ये रास्ते में फंस सकते हैं। अब मुझे लगता है सेना की लीडर जनरल साहब इनके ऊपर इस सोच विचार करने की आवश्यकता है। 2 तरह की बातें हैं। एक जेन्युइन हॉस्टेज सिचुएशन, उसमें हम इंटरवीन करेंगे ही, बलिदान भी देने पड़ेंगे तो हम देंगे अपने नागरिकों के लिए, लेकिन ट्रैप भी होंगे, षड्यंत्र भी होंगे, फर्जी सिचुएशंस में फंसाकर भी बदले लेने का उनका प्रयास रहेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आइंदा से जो भी हॉस्टेज सिचुएशन होगा उसको बहुत सोच समझ के समझना पड़ेगा।
देखिए, मैं काफ़ी देर तक इन ऑपरेशन में हिस्सा लिया मैंने। जी। श्रीलंका में भी हमने 2 साल काटे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमने कमांड की है 3 साल वहाँ पर, जो बिल्कुल हॉट एरिया था मच्छर में। 1993 से लेकर 1955 तक 3 साल, जी। 95 से 93, 94, 95। जी। देखिए, ये चीज़ें तब भी होती थी। इस प्रकार के फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन देना श्रीलंका में भी होता था, यहाँ पर भी होता है, और बाद में भी जब हमने टेन्योर किए थे सीनियर पोज़ीशंस पर, तब भी ये बात चलती रहती थी। यहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ये कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी हम कार्रवाई करेंगे उतना ही हमको सही होगा। मैं लिखा भी है मैंने सुबह ही जी। कि लिखना होगा कि हो सकता है ये घाट आगे लगा हुआ है। अगर हम उस विषय पर जाएंगे और उस सोच से जाएंगे, तब मुझे लगता है कि इस प्रकार से ऑपरेशन, इस प्रकार की हरकतों से बचाव हो सकता है। जी, बड़ी से बड़ी और पुख्ता से पुख्ता दिखने वाली इंफॉर्मेशन में भी घात के दृष्टिकोण को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा आपका कहना है। जनरल साहब, पिछले कुछ समय में जो स्थितियां घाटी की बदली हैं 370 हटने के बाद के परिदृश्य में, तो खास तौर पर और जो सेना ने अपने ऑपरेशंस को वहां पर स्ट्रेंथन किया है, तीव्र गति से आतंक का गला घोटने के लिए जो कार्रवाइयां वहां हुई हैं, कुल मिलाकर वहां से जो अब इनपुट्स आ रही हैं आतंक की स्थिति, वो क्या है? आपके सूत्र बड़े पुख्ता हैं, आप आर्मी के थिंक टैंक के निदेशक रहे हैं, इस नाते से भी उन सारी चीजों की बारीक समझ आपके पास है। अभी हाल उनकी दशा क्या है आतंकियों की वहां पर जो सक्रिय हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि पाकिस्तान के साथ इनका लिंक तो वो तो बहुत पुराना लिंक है। ये तो 30 साल से ज्यादा इन टेररिस्ट का लिंक पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी। अब क्या हुआ, 370 हटने के बाद पहली बार क्या हुआ कि जो लिंक्स थे वो टूट गए। एक तो इंटरनेट बंद करवा दिया गया था, तब जाके उनके लिंक्स टूट गए। दूसरे जो हुर्रियत के लीडरशिप थे, जो डायरेक्टली उनकी लिंकेज थी पाकिस्तान के साथ, वो सब जाके वो लिंक टूट गए। हुर्रियत के लिंक्स होते थे जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। जी। अभी क्योंकि हुर्रियत काम नहीं कर सका और ओवरग्राउंड वर्कर काफी अरेस्ट हो गए, वो लिंक्स भी टूट गए। अब जाके जो टेररिस्ट थे, उनको जो सपोर्ट बेस जो मिलता था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती थी, वो भी वो टूटना शुरू हो गया, और हुर्रियत कट के साथ पूरा टूटना शुरू हो गया। अब जाके क्या हुआ कि और क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी बन गई, तो पुलिस भी अभी सेंटर के कंट्रोल में आ गई, और पुलिस जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज के नीचे आती थी, और एक तरफ से फिर टेररिस्ट को उनका बचाव मिलता था, वो बचाव भी खत्म हो गया है। इसीलिए उन्होंने देखा कि ये इस प्रकार अभी जो ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत साफ और सुथरे ऑपरेशन हो रहे थे, और टेररिस्ट को चुन चुन के पकड़ के इनको मारा जा रहा था। इसीलिए अभी मुझे लगता है कि एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ये सोच है कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो इस प्रकार से चलते रहे तो कोई भी टेररिस्ट नहीं बचेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके घरों से जो आ रही है, जो भी टेररिस्ट एक बंदूक उठाता है, जो भी नौजवान भटक के बंदूक उठाता है, उसकी माँ बाप को मालूम है कि 30 दिन के अंदर उनके घर में ये रिपोर्ट आ जाएगी, उसको निपटा दिया जाए। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा इस रास्ते में जाए। लेकिन जहां तक उनकी कुछ हद तक जो लिंकेजेस हैं, वो पूरी तरह से टूटी नहीं है। मुझे लगता है कुछ तरह से मोटिवेशन अभी तक भी है, खास करके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी चल रही होगी, लेकिन 80-90% ये लिंकेजेस टूट गई है। और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी कामयाबी है पूरे भारत की। ये सिर्फ सेना की कामयाबी नहीं है, ये पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है, ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की कामयाबी है, ये सेंटर की कामयाबी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट अभी बना है, ये उनकी भी कामयाबी है, क्योंकि अब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो भी उनके सपोर्ट में थी, उनको धीरे धीरे निपटाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं स्थिति जो है, और ये मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से रेडियो में यही बातें करता आ रहा हूं, मुझे लगता है स्थिति जो है ये नॉर्मलाइज होने पर लगी हुई है। जब हम बोलते हैं स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि इस प्रकार के जो दुख वाले घटनाएं हैं वो नहीं होंगी, वो भी होंगी, लेकिन आप देखिए ये कम होते जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरे 100% समाप्त हो जाएंगी, और उस दिन पर हम कहेंगे ये हमारी पूरी जीत हुई है। इस चर्चा के सत्र को विराम की तरफ ले जाते हुए, शहीद हुए बलिदानी हुतात्माओं को नमन करते हुए, मैं एक बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी आपसे
उस एक्सरसाइज पर चाहूंगा जो आज पूरा देश देख रहा है, जिसमें शामिल है देश की सेना के विभिन्न अंग कोरोना वॉरियर्स को भी नमन कर रहे हैं अपने अंदाज में। उस पर बहुत एक छोटी सी टिप्पणी आपकी जनरल साहब। देखिए, ये जो हुआ है, ये आज कौन सा दिन है? आज ये आखिरी दिन है जो दूसरा लॉकडाउन हुआ है जी। और इसको पूरे कॉमेमोरेट करने के लिए, एक तरफ से पूरे देश को बताने के लिए कि देखिए पूरा देश जो है प्रधानमंत्री के आदेश पर इकट्ठा लड़ रहा है कोरोना वायरस के साथ, राइट? और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए भारत की सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी पूरे देश के साथ हैं। और एक ये मैसेज पूरे देश को आगे चले जाती है, जिस प्रकार से फ्लाई पास्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और पुलिस पर्सनल को अप्रिशिएट किया जा रहा है, नेवी की तरफ से शिफ्ट को लाइट किया जा रहा है, एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो भी एक्शन हुए हैं, ये मैं समझता हूँ ये देश को एक भरोसा दिलाने के लिए है, मोराल बढ़ाने के लिए